हर हर महादेव सेकंड पार्ट वीडियो का। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में क्या क्या सीखा था। एरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड किया था एनिमल्स को। रेड ब्लड जिसमें है उसको डिवाइड कर दिया था और एब्सेंस जिसमें है उसको अलग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आए हमारे लिनायस ने जो दिया था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये बहुत समय तक चला था बट बहुत चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करता था। ये किस बेसिस पे मतलब इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, तो इन्होंने बस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एनिमेलिया और प्लांटी। तो एनिमल्स को जिसमें भी सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल में डाल दिया था और जिसमें भी सेल वॉल है उसको प्लांटी में डाल दिया था। उसके बाद हमारे आए RH व्हिटकर, वो आए थे 1969 में, ईयर याद रखना। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। मेन क्राइटेरिया क्या था इनका? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब, सेल स्ट्रक्चर का मतलब वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका सेलुलर लेवल है, ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल है, कौन सा लेवल है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से किंगडम थे, तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। तो ये रिवाइज हो गया। ठीक है, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मोनेरा दिख रहा है। मोनेरा में ये जो टेबल है इसमें सभी मतलब सिर्फ मोनेरा कहीं नहीं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया सबका दिया हुआ है 5-5 कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर को पहले हम लोग हर किंगडम के पहले ये कैरेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टेबल में देखो मोनेरा का क्या क्या लिखा हुआ है। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही पड़े रहना, मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन ना होना। जैसे कि इसका जो सेल होता है वो ऐसा होता है और इसका जो DNA होता है, चाहे इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही फैले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक, बाकी हम लोग जितने सेल पढ़े हैं उसमें जो न्यूक्लियस में DNA होते हैं, लेकिन इसका जो DNA होता है वो ऐसे स्कैटर्ड होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता ही नहीं है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। इसमें मेम्ब्रेन आप लोग को दिख रहा होगा, जिसके वजह से जो DNA है वो एकदम अच्छे से अरेंज्ड है, एक साइड में है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इतना समझ में आ गया है। उसके बाद है हमारा ये जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर होता है, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होता है। अगर पूछते कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, वो कौन से किंगडम में आता है, तो बोलना सीधा मोनेरा। ठीक है, यूनिसेलुलर है ये। उसके बाद है सेल वॉल। इसका सेल वॉल सेल्यूलोसिक नहीं होता है। इसका जो सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल है, ये सेल है, इसके पास वॉल है। ठीक है, सेल वॉल, तो वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोसिक नहीं होता है, मतलब सेल्यूलोस से नहीं बना होता है। वो होता है और उसका जो किससे बना होता है, वो पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, इसमें पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड होता है। इसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अभी मैंने बताया था कि ये है सेल। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए तो इसका जो DNA होता है पूरा स्कैटर्ड होता है, पूरा इधर उधर बिखरा होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होंगे तो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? एक तो कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं और फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जो सन से खाना बनाता है। ठीक है, सनलाइट से जो भी अपना काम करता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। बट कीमोसिंथेसिस किसे कहते हैं? कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और वो करता है, क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से अपना खाना बनाता है। जैसे कि अगर मैं एमोनिया की बात करूँ तो एमोनिया पे एक्ट करता है और इस एमोनिया को तोड़ता है और इस अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके जो भी एनर्जी निकलता है उसको ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज़ करता है। मतलब ये कहाँ से अपना वो करता है, और इसको ऑक्सीडाइज करके पता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डिकम्पोज भी करता है। मतलब बहुत अच्छा जरिया है ये, जिससे
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक जो थे वो केमिकली, कीमो मतलब समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन से अपना ज़िंदगी चलाते हैं, मान लो, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, किसी भी इनऑर्गेनिक में कौन कौन आता है, एमोनिया आता है, नाइट्राइट आता है और नाइट्रेट आता है, ठीक है। नाइट्रेट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये इस पे एक्ट करते हैं कीमोसिंथेटिक, और इसको ऑक्सीडाइज करके जो भी एनर्जी निकलता है उसको एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेटिक पता चल गया कि सनलाइट से यूज़ करते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस करते हैं ये लोग। और अगर हेटरोट्रॉपिक हुआ तो वो ज़्यादातर सेप्रोट्रॉप्स होंगे, सेप्रोट्रॉप या फिर पैराटिसिस, ठीक है, पैरासाइटिस होंगे, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो डेड मैटर पे अपना वो करते हैं, मतलब अगर कोई सड़ जाए उस पर उग जाते हैं और उसका जो भी एनर्जी होता है उसको अपने अंदर लेते हैं और एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक में समझ में आ गया। हेटरोट्रॉप्स होंगे तो सेप्रोट्रॉप्स ज़्यादातर जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि वही डिपेंड होते हैं किस पर, उस पर डेड मैटर्स पे, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वही तो डिपेंड होते हैं ना ज़्यादातर डेड मैटर्स पे। मतलब अगर कोई सड़ गल गया तो उस पर कौन से बैक्टीरिया आएंगे, तो वो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन और एक इसका चीज़ है, देखो ये फर्स्ट लाइन दिया है, मोनेरा का सोल मेंबर जो है वो बैक्टीरिया है। मतलब मोनेरा में पूरे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के हिसाब से बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट जो है ये राउंड शेप है, राउंड शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग कॉकी कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंड रॉड लाइक शेप वाले को हम लोग बेसिली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा स्पाइरल, मतलब ये ऐसे शेप के होते हैं और इसको स्पाइरिला बोलते हैं। और इसके जो ये दिख रहे हैं ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा कॉमा लाइक शेप दिख रहा है, कॉमा लाइक शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग विब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विब्रियो, ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया की बात करूँ, मतलब इस पूरे मोनेरा में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर मैं बात करूँ तो हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे पूरे दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरिया हैं, तो वो हैं हेटरोट्रॉपिस। जी, हेटरोट्रॉप्स में कौन आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जो कि डेड और डीके पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन देखो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब बहुत पहले का, मतलब पुराने टाइप के। इसके कैरियोटिक होते हैं, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पहले वाला होता है, पहले वाला मतलब जब सबसे पहले जो सेल आया था उसका न्यूक्लियस वैसा था, कैसा था, स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ था। इसका जो न्यूक्लियस था वो अच्छा नहीं था, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं था, ठीक है। क्लियर हो गया। बैक्टीरिया में बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है आर्की बैक्टीरिया जो थे वो बैक्टीरिया बहुत पहले वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है। और ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बहुत हार्श हैबिटेट में, बहुत हार्श मतलब कैसे, मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते थे। उन बैक्टीरिया को हमने आर्की बैक्टीरिया में रखा है, ठीक है। ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते थे, हार्श हैबिटेट में रहते थे, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रहते थे। इनका जो एक्सट्रीम मतलब देखो जो भी बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्ट में रहेगा, मतलब हर बैक्टीरिया बहुत सॉल्ट में जिंदा नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। बट हेलोफाइल्स जो होते हैं, जिसे हम हेलोफाइल्स कहते हैं, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉल्ट में
सर्वाइव कर सकता है। मतलब जहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट हों वहाँ पे सर्वाइव कौन सा बैक्टीरिया कर सकता है, तो वो है हेलोफाइल्स, ठीक है। उसके बाद है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग जो होता है मतलब जो कि बहुत ही एसिड वाले कंडीशन में या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले कंडीशन में रह सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, थर्मो मतलब क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो एसिडोफाइल्स जो टेम्परेचर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया का नाम थर्मो एसिडोफाइल्स है, ठीक है, जो भी हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद जो मर्शी एरिया में, मर्शी एरिया मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, दलदली एरिया में जो सर्वाइव कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, याद रखना। उसके बाद ये लोग सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पता है क्या है, इनका सेल वॉल है। इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा फॉर्म है कि ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे कंडीशंस में भी, ऐसे कंडीशंस में भी ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। क्या सेल वॉल का, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से ये लोग आराम से सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे कंडीशंस में भी, हार्शी या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो इनका जो सेल वॉल है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। उसके बाद एनसीईआरटी में दिया है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के बारे में दिया है कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं। मिथेनोजेंस नाम से ही पता कर लो कि ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो काऊ और बुफेलो के गट में पाए जाते हैं। ये काऊ और बुफेलो के गट में पाए जाते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं और बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन क्लियर दैट। ये मिथेनोजेंस है और ये क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके वजह से बायोगैस बनता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गट्स ऑफ काऊ और बुफेलो, ठीक है। थैंक यू सो मच।